हेलो एवरीवन। देखिए, प्रीलिम्स इज़ ओवर एंड काफ़ी दिन भी बीत गए हैं प्रीलिम्स को हुए, तो अभी एक्शन में वापस आने का टाइम है। अब अगर तो आप श्योर हो, लेट्स से यू आर स्कोरिंग 95 प्लस, देन तो देयर इज़ नो डाउट दैट यू शुड स्टार्ट विद योर मेंस preparation as soon as possible. You have to prepare for 4 GS papers, 2 optionals and an essay paper, all within a span of 90 days. So it should be a very rigorous plan. Now if you're not scoring as high and आपको लगता है कि आपका prelims नहीं qualify हो पाएगा, maybe also because of the reason that you couldn't qualify CSAT, तो फिर भी आपको इस point of time पे मेंस की ही preparation करनी है। एंड उस सिनारियो में बेस्ट ये होता है कि आप यू शुड स्टार्ट विद आंसर राइटिंग, यू शुड स्टार्ट विद GS आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल आंसर राइटिंग, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पीपल हु आर ऑल्सो हु आर नॉट इवन क्लियरिंग, हु नॉट इवन क्लोज। जैसे आपके मार्क्स लेट्स से 80 बन रहे हैं, तो यू आर नॉट even close, you know that you will not clear in any scenario, then also you should be preparing for mains. Until the mains this year, तो it should be the norm, और मैं तो ये कहूँगी कि दिसंबर तक आप अपनी मेंस की प्रेपरेशन अच्छे से कर लीजिए, एंड उसके बाद you can actually start with your prelims preparation January onwards, right? So the core टाइम शुड बी डिवोटेड टू योर मेंस प्रेपरेशन, क्योंकि आप एक बार तैयारी कर चुके हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है कि प्रीलिम्स को भी कभी कभी क्लियर करने के लिए ना मेंस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस साल का भी पेपर देखें तो वो बिना मेंस की प्रेपरेशन के क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग योर एनालिटिकल स्किल्स, योर लॉजिकल डिडक्शंस। तो प्री को क्वालिफाई करने के लिए भी ना मेंस की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर आंसर राइटिंग एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी ऑल्सो हैव अ कोर्स फॉर आंसर राइटिंग दैट इज़ ऑब्वियसली देयर। बट अगर आप हमारा कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते, आप अपने लेवल पर आंसर राइटिंग करिए। अब ना, जैसे जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो हम 3 चीज़ों की बात करते हैं: कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। आप आंसर्स तब तक नहीं लिख सकते until you have content। अब ना, अगर तो आप इस साल मेंस दे रहे हैं देन तो दिस कंटेंट हैज़ टू बी टॉप नॉच। अगर आप इस साल नहीं दे पा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर देंगे, तो इवन विद लेस अमाउंट ऑफ कंटेंट यू कैन गो अहेड एंड राइट योर आंसर्स। क्योंकि अगर आप अभी बोलेंगे ना कि आपके पास कंटेंट एकदम रेडी है एंड यू हैव ऑल द कंटेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर्स, तो वो नहीं होगा। तो कंटेंट पे आप धीरे धीरे पकड़ बना सकते हैं, बट टू बिगिन विद इवन वॉट एवर कॉन्टेंट दैट यू हैव, यू शुड स्टार्ट योर आंसर्स। Then structure. Structuring is very important. As simple as it is, आपके answers have to be structured in the form of introduction, body and conclusion. इतना ही simple है और ये होना चाहिए, और कभी कभी ये नहीं होता है। Then the third thing is presentation. Presentation में ना, जैसे ये बोला जाता है, अगर आप टॉपर्स के भी वीडियोस देखो, कि instead of writing paragraphs, stick to points. And instead of writing very long points, make 2 points instead, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में लिखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, अच्छा खासा स्पेस्ड रखो अपने आंसर्स को, ठीक है, ताकि एग्जामिनर, इमेजिन करो ना, एग्जामिनर को कौन सा आंसर देख के मज़ा आएगा? जो अंडरलाइंड है, जहाँ पे कीवर्ड्स, जहाँ पे पॉइंटर्स हैं, डायग्राम्स बने हुए हैं, फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, सुंदर प्रेजेंटेड आंसर है इंस्टेड ऑफ क्लटर्ड आंसर्स। तो इन तीनों चीज़ों पर ही हमें काम करना है, एंड यू हैव टू मेक योर आंसर्स ल्यूसिड, सिंपल। आपको ना कोई बहुत टेक्निकल नहीं लिखना है, सिंपल आंसर्स लिखने हैं और इसी पे काम करना है। ये मुश्किल होता है सिंपल आंसर्स लिखना, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप टॉपर्स की कॉपीज देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि वो सिंपल आंसर्स ही लिखते हैं,
बस उनके आंसर्स में रेलेवेंट कंटेंट होता है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको वो एड्रेस करते हैं, और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की नॉलेज वो अपने आंसर में उतार देते हैं, ऐसा नहीं होता है। और एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे ना, इनफैक्ट अब तो टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, वहाँ पर ना वो अपनी कॉपीज़ शेयर करते रहते हैं, वो ज़रूर देखिएगा। जस्ट देखिए, अगर आप अभी नहीं लिख सकते उनके आंसर्स तो जस्ट हैव अ लुक। तो अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें ना, वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। देखिए, अभी आपका जो भी लेवल है कंटेंट का, आप उसी के साथ आगे बढ़िए, बट यू हैव टू वर्क ऑन स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। अब ना जैसे जैसे आप आंसर्स लिखेंगे ना, आपका जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने स्ट्रक्चर पे काम किया है तो कंटेंट ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। सो अभी यू कैन वर्क ऑन स्ट्रक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन। और आंसर राइटिंग ना एक स्किल है, किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए ना आपको 1000 घंटे चाहिए, या इसको ना हम और सिंप्लीफाइड भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, द मोर द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन अ स्किल, द बेटर इट गेट्स, एंड इट इज़ ट्रू फॉर आंसर राइटिंग डेफिनेटली। तो आंसर लिखने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सिंपल इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब बात आती है इनमें हमने क्या क्या लिखना है। जैसे ना इंट्रोडक्शन मल्टीपल वेज में हम लिख सकते हैं। इट कैन बी डेफिनेशन बेस्ड। अगर आपका क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर है, हाउ डज क्रायोस्फेयर इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट, तो यहाँ पर आप क्रायोस्फेयर की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि क्रायोस्फेयर इज द फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट, अ पार्ट वेयर वाटर इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ आइस और स्नो। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख दिया आपने। या फिर कोई डेटा है अगर आपके पास, जैसे ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के रिगार्डिंग डेटा दे सकते हैं कि 13% ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर अस इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। उस तरह से कोई फैक्ट या डेटा आप दे सकते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड, जैसे ये PYQ था NCAP पे, तो करंट अफेयर्स से आप कुछ भी निकाल सकते हैं एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। जैसे IQ एयर की रिपोर्ट कोट कर सकते हैं आप कि इंडिया इज़ द 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया हैज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो हेंस इट बिकम्स वेरी इम्पेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क ऑन दिस इशू, एंड हेंस वी हैव कम अप विद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकता है, या कोई बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल रेफरेंस है, जैसे रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, इसमें पूछा हुआ है, तो आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो कि वुमेन का जो रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में वो तो बहुत पुराना है। गांधीयन फेज में वुमेन हैड विटनेस्ड अ मास मूवमेंट, लेकिन एनी बेसेंट को आप कोट कर सकते हैं, सो यू कैन एक्चुअली कोट दोज थिंग्स। तो इंट्रोडक्शन मल्टीपल वेज में हो सकता है, और ये आपको कैसे पता चलेगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे। इनफैक्ट ना एक और चीज़ आप नोट करोगे कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं ना, उन्होंने सब PYQs लिखे हुए हैं 2013 से लेट्स से 2023 तक। देव रिटन ऑल द रेलिवेंट इंपॉर्टेंट PYQs, और जो जो रिपीटेड थीम्स है ना, उनके इंट्रोडक्शंस उनको याद हैं, सो दैट एग्जाम में उनको टाइम ना स्पेंड करना पड़े। अब ये एक दिन में तो नहीं आएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग कि जितना प्री का तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेंस के आंसर्स लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। सो इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं। सो बेसिकली फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, कोई भी जजमेंट है, अगर आपको किसी जजमेंट का के बारे में पता है जो वहाँ पे फिट इन होता है, वो आप लिख सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम, कमेटी का नाम लिख सकते हैं, कोई भी कमेटी है, ठीक है, वो आप कोट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, जैसे अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन है तो आर्टिकल 76 पे कर सकते हैं, या डेफिनेशन। सो दीज कैन बी द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट। अब ऑब्वियसली अगर आपको कमेटी नाम पता है या कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली वो बॉडी में भी आप लिख सकते हो, बट दीज आर द वेरियस वेज इन विच यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली एग्जामिनर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो इंट्रोडक्शन में ही क्रिएट करना है। सो मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हेन वी कम टू बॉडी, अब बॉडी क्या है? बॉडी है जहाँ पर आप आंसर करते हो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोडक्शन इज प्राइमरीली फॉर मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, बट अल्टीमेट इम्पैक्ट तो अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो ही पड़ेगा। और ना आपको जो आंसर्स लिखने हैं बॉडी में, हमेशा कोशिश करो कि वो मल्टी डायमेंशनल हो, दैट यू हैव टू कवर वेरियस डायमेंशंस। अब वेरियस डायमेंशंस कवर करने के लिए ना हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेस्टल A अप्रोच है
कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आप उसकी बॉडी में उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के ऊपर आंसर लिखो, राइट। या फिर आप स्टेक होल्डर अप्रोच ले सकते हो कि क्वेश्चन में आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो। इंडिविजुअल एक स्टेक होल्डर हो सकता है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर हो सकती है, राइट, लेट्स से एडमिनिस्ट्रेशन स्टेक होल्डर हो सकता है। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आप आइडेंटिफाई करो एंड यू राइट the impact on each of them or whatever has been asked in the question. Obviously हर एक क्वेश्चन में सब तो फिट नहीं होगा, कहीं पे स्टेक होल्डर अप्रोच काम आएगी, कहीं पे पेस्टल ए अप्रोच काम आएगी, कहीं पे लाइफ साइकिल अप्रोच काम आएगी कि कैसे इट हैज़ इवॉल्व्ड। लेट्स से हमारे देश में एजुकेशनल पॉलिसीज़ कैसे इवॉल्व हुई हैं। टेम्पोरल अप्रोच होता है टाइमलाइन, कि पास्ट क्या था, उस चीज़ का प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। या आप सिंपल जो भी पूछा गया है उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं, या फिर यू कैन आंसर ऑन 5 W's एंड H कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अगेन अगर आप इस एस्पेक्ट पे भी जा रहे हो तो सब तो एक साथ 5 W's एक साथ यूज़ हो जाए ऐसा नहीं होगा। तो डिफरेंट अप्रोचेस कैन बी यूज टू आंसर द बॉडी। ऑब्वियसली अगर आपको पता है तो आप बेटर कर पाओगे, और अगर आपको पता है और आप धीरे धीरे लिख रहे हैं तो आपका जो कर्व है वो और बेटर होता जाएगा, मार्क्स बेटर होते जाएंगे। सो यू हैव टू नो एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। उसके बाद लाइक आई सेड डेटा, रिपोर्ट्स, कमेटी की रिकमेंडेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, जजमेंट्स, ये सब आप यूज़ करिए अपनी बॉडी में। डायग्राम्स यूज़ करिए अगर आपको पता है, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में आप डायग्राम बना सकते हैं। मैप बनाइए अगर इंडिया का मैप रेलिवेंट है या वर्ल्ड का मैप रेलिवेंट है। इस मैप बनाने के लिए आपको 30-40 सेकेंड चाहिए, वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हब एंड स्पोक मॉडल होता है ये। यू कैन राइट, लेट्स से यू हैव बीन आस्क्ड द इम्पैक्ट्स ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो आप वहाँ पर लिखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो भी आपसे पूछा गया है इम्पैक्ट, और उसको इस तरह से हब एंड स्पोक मॉडल की फॉर्म में लिख दीजिए, राइट। सो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। देन सब हेडिंग्स जितनी बन सकती हैं बनाइए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, पॉइंटर्स फॉर्म बनाइए। मैं तो प्रेफर करती हूँ पॉइंटर्स, स्पेशली इन जीएस। ऑप्शनल में आप फिर भी यू कैन गो फॉर पैराग्राफ्स, बट जीएस में आप पॉइंटर्स ही करिए। सो पेस्टल अप्रोच जैसे ये क्वेश्चन है, पेट्रियार्की कैसे इम्पैक्ट करती है मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन को, तो आप बता सकते हो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है पेट्रियार्की के, सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, राइट। स्टेक होल्डर अप्रोच में आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करिए और उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स है वो लिखिए। टेम्पोरल में जैसे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, कैसे ग्लोबलाइजेशन ने कल्चरल डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट किया है, ठीक है, तो उसमें आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यू कैन राइट इट इन अ टेम्पोरल अप्रोच, pros and cons, right? So this can be the various dimensions and you have to make your answer multi-dimensional. And another important thing is कि अगर आप GS3 का आंसर कर रहे हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं सिर्फ GS3 के ही इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो सिर्फ मैं इकोनॉमी पे ही फोकस करूँगी। यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। GS1 से भी डिराइव हो सकता है, वो GS2 से भी हो सकता है, और इवन एथिक्स से भी हो सकता है। तो ये आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने हैं, लिंकेजेस बनानी है, एंड ऑब्वियसली इट विल कम विद टाइम। देन बॉडी में ना कोशिश ज़रूर करना कि इश्यूज़ और चैलेंजेस ज़रूर लिखो। वे फॉरवर्ड तो हम आगे डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड आता है, बट इश्यूज़ और चैलेंजेस ज़रूर लिखो। और ना बॉडी में ट्राई टू यूज़ फ्रेमवर्क्स, जैसे 3Fs है। 3Fs क्या होता है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन या डेवल्यूशन नहीं हुआ ऑफ फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, डेवल्यूशन नहीं हुआ तो 3Fs आ जाते हैं। 3Ds होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। यू हैव, जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि सबसे पहले डिबेट या डिस्कशन होता है, फिर डिसेंट होता है, फिर डिसीजन पर आते हैं। हेल्थ केयर में, एजुकेशन में 3 A's हैं कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए एंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे ये वेन डायग्राम बनते हैं ना, वैसे 3 I's है आपके पास, आइडियाज़, इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशंस। IEC हमारे पास आता है कि अवेयरनेस जब हम जनरेट करते हैं ना, तो हम IEC फ्रेमवर्क लेते हैं। यू हैव टू इन्फॉर्म, यू हैव टू एजुकेट एंड यू हैव टू कम्युनिकेट। तो इनको
आप करिए। देन एनालिसिस कोशिश करिए करने की इंडिविजुअल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और उससे भी बड़ा ट्रांसनेशनल लेवल पर। कंटिन्यूटी वर्सेस चेंज फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिड फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन है तो MC फैक्टर करके एक कीवर्ड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिटेल मैं आपके साथ बाद में कभी शेयर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पॉलिसीज़ आर इम्प्लीमेंटेड में हम ABCDE फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, ये मैं फटाफट से बता देती हूँ क्योंकि ईजी है। जैसे अगर कोई पॉलिसी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती या क्यों सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसके बारे में आप बिहेवियरल चेंज नहीं ला पाए, ठीक है। देन यू वर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द इंफ्रा, बी इट फिजिकल और बी इट सोशल। देन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, वही फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का। एग्जीक्यूटिव्स में क्या क्या इशू है, जैसे एग्जीक्यूटिव की एपैथी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, रेड टेपिज्म और फाइनेंसेस इनफ नहीं थे। सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, दे आर नॉट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई पॉलिसी से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन आए। ऑब्वियसली आपको ट्वीक करना पड़ेगा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड दैट विल टेक प्रैक्टिस, राइट। तो ये आप सब बॉडी में लिख सकते हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो वहाँ पर आप पॉजिटिव कंक्लूजन में अगर हमें करना है तो SDGs, जो 17 SDGs हैं वो आपको याद करने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ये आप सब लिख सकते हो। देन आप ना ये जो जेनेरिक टर्म्स है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, देन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ABCD करिए कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अवॉइड बाईपास, कंफ्यूज, डिले, जो ABCD कल्चर है उसको हमें अवॉइड करना है, उससे आगे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड देन वी कैन बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से ना देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स। एंड हमारी ना कोशिश वही है कि जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, 100 डेज़ का ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम रहेगा। हर रोज़ आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, एंड यू विल गेट अ मॉडल आंसर विद ऑल दीज फ्रेमवर्क्स। अभी ना हर रोज़ एक क्वेश्चन लिखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनर्शिया ब्रेक कर रहे हैं आपका। आपको एक स्केड्यूल दिया जाएगा कि सपोज़ आपको GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर कीजिए जितनी आपने प्रिपेयर करनी है, देन यू राइट द आंसर एंड गेट इट इवैल्यूएटेड। आपको मेंटर्स का सपोर्ट मिलेगा, इवैल्यूएशन आपकी अच्छे से होगी, लाइव डिस्कशंस भी होंगे विद द फैकल्टी, राइट। तो ये सब कुछ है। तो आपका ना जो आंसर राइटिंग का स्किल है उसको नर्चर करने के लिए कोर्स बनाया गया है, एंड इट इज़ इन लाइन विद द PIQs, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। एंड इट इज़ प्राइज्ड एट 5500 रुपीज़। इट्स एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट, नहीं तो ये 6000 का है, बट अभी ये 5500 रुपीज़ का ही है फॉर अ कमिंग फ्यू डेज़। तो अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो आपको 5500 का मिलेगा। एंड इट इज़ अ 100 डेज़ कोर्स। इट विल स्टार्ट अभी इन जुलाई एंड इट विल कंटिन्यू अंटिल अक्टूबर। तो हर रोज़ आपको एक आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं है। जस्ट द आइडिया इज़ टू मेक यू सिट एंड राइट द आंसर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी। और अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, यू टेकन दिस कोर्स एंड यू क्लियर द प्रीलिम्स, वी विल शिफ्ट यू टू द मेंस टेस्ट सीरीज विच इज़ प्राइस्ड एट 10,000, ऑलमोस्ट डबल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी इज़ बीइंग ऑफर्ड, राइट। अब देखो आंसर राइटिंग का ना एक सिंपल फंडा है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, एकदम लीनियर ग्रोथ है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू ग्रो। प्री में ऐसा नहीं होता, प्री में आप बहुत पढ़ते हैं और कभी कभी उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस इज मोस्ट प्रेडिक्टेबल पार्ट ऑफ दिस UPSC साइकिल, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साइकिल। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, बी मेंस रेडी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वाज ऑन माई प्लेट। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी तरह के, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वन ऑफ अ बेटर कोर्सेज। हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है, एंड द आइडिया इज़ टू मेक यू इक्विप्ड विद आंसर राइटिंग स्किल्स मोर देन एनीथिंग एल्स। इसमें कोई कंटेंट, कोई कुछ आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। PDFs में आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, बट वो भी बहुत सारे आपको मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। द आइडिया इज़ टू मेक श्योर दैट यू राइट एंड यू आर मेंस रेडी। दैट इज़ द आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच।